गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। अभी आप लोगों को हम एसएसटी पढ़ाएंगे आपके वर्मा जी चैनल पे, ठीक है। बहुत दिनों से दोस्तों मैसेज आ रहा था कि थोड़ा सा डीएलएड एंट्रांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो उसी को दोस्तों नज़र में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में आपको बता देते हैं। मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार हुआ सर। एक्चुअली हमको लोग मधु सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा हम लोग समझ के और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा डीएलएड एंट्रांस के लिए दोस्तों, डीएलएड एंट्रांस के लिए सबसे दोस्तों पहले कि प्रीवियस ईयर जिस चीज़ के लिए आप लोग का मैसेज आ रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसको जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मोटा मोटा बुक रख लेने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा, ठीक है। चलिए तो उसी का कुछ एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन का संग्रह लेके आए हैं, आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों है वो मक्का जो है ना वो बाजरे ग्रुप का नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो दोस्तों वो मक्का जो है ना वो बाजरे ग्रुप का नहीं है, ठीक है। इसमें ज्वार हो गया दोस्तों, रागी हो गया और बाजरा हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, बाजरे ग्रुप का है। जबकि मक्का जो है ना दोस्तों ये बाजरे ग्रुप का नहीं है। और लगभग ये सब जो है दोस्तों मोटे अनाज में काउंट होता है, मोटे अनाज में, मोटे अनाज के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए दोस्तों कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों हुआ था ये 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को, ठीक है। और कई बार ये भी पूछ देता है कि इस समय किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो इस समय दो दोस्त थे, वो शासनकाल किनका था, लॉर्ड डलहौजी का। और इनका शासनकाल था दोस्तों 1948 से लेके, सॉरी 1848 से 1856। और ठीक इसके एक साल बाद दोस्तों 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1853 में स्टार्ट हुआ था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब हुआ था, 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को, ठीक है। कई बार ये पूछ देता है कि कहां से कहां तक चला था रेल, ठीक है। तो ये दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में दोस्तों चला था। और पूछेगा कभी पूछ देता है कि कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर तक दोस्तों चला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। अब दोस्तों राज्य पूर्ण आयोग गठन का जो स्थापना था, प्रस्ताव जो लाया गया दोस्तों, वो एक्चुअली लाया गया था 1953 ईस्वी में ही लाया गया था, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। 1953 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया दोस्तों, इसको लागू किया गया 1956 में, ठीक है। और जब 1956 में लागू किया गया, उसी कारण से दोस्तों, यही कारण था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश
का गठन हुआ था? आपसे पूछ देगा, ध्यान रखिएगा कि जब पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना पूछेगा दोस्तों, तब 1953 मारिएगा। लेकिन जब पूछ दे कि लागू कब से हुआ था, तब क्या होगा दोस्तों? 1956 हो जाएगा। ठीक है, और यही 1956 में लागू होने के कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भी गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी से आप लोगों को कुछ पता चल रहा है? नाजी पार्टी बहुत नाम सुने होइएगा, या जब नेता लोग बहुत सारा बताते हैं कि हिटलर हो गए हैं, ये हो गए हैं, ये नाजीवाद जो है दोस्तों उसी हिटलर का दिया हुआ है। ठीक है, तो नाजीवाद का दोस्तों जो संस्थापक था वो एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, तो नाजी पार्टी का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? स्वास्तिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? अच्छा, एक चीज देखिए, समानता का अधिकार का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक कोई भी व्यक्ति के लिए जो चीज लागू होगा वो बड़ा से बड़ा आदमी और किसी भी व्यक्ति के लिए लागू होगा। जैसे यहाँ पे कहा कि कानून के समक्ष समानता। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई यहाँ का विधायक है या कोई मुखिया है या कोई पावरफुल या बहुत पैसा वाला आदमी है तो उसके लिए कानून दूसरा होगा, और कोई आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो उसके लिए कानून दूसरा होगा। ऐसा नहीं है, गलती अगर वो करता है तो उसको भी सजा मिलेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या मजबूत हो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लागू होगा, इसका मतलब ये शामिल नहीं हुआ। अस्पृश्यता का उन्मूलन बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है दोस्तों वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया था। ठीक है, दूसरा चीज दोस्तों कि अब जो है दोस्तों हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ये जो मानसिकता है किसी का अस्पृश्यता, तो यहाँ से हम लोग बहुत निकल चुके हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब हुआ दोस्तों छुआछूत। ठीक है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। रोजगार के अवसर की समानता, अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर मेरे लिए कोई रोजगार है तो आपके लिए नहीं है। जिस चीज के लिए एलिजिबल हम हैं उस चीज के लिए आप भी है, जिस चीज के लिए एलिजिबल आप है उस चीज के लिए कोई और भी है। लेकिन उसका भी दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब एज होता है, तो उस सारा क्राइटेरिया को फुलफिल जो भी लोग करेंगे उनके लिए होगा। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़े हो, छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी होगा। फिर कह रहा आर्थिक बराबरी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्थिक बराबरी का मतलब क्या हुआ कि सभी के पास जो आर्थिक रूप से इट मीन्स रुपया पैसा है वो बराबर होना चाहिए। क्या यह संभव है दोस्तों? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अब मुकेश अंबानी का कंपेयर दोस्तों हम किसी और से करने लगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज कि अब कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर उससे पूरा पैसा लेके बांट दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर्थिक बराबरी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई आदमी अगर 100 रुपये कमाता है डेली और कोई डेली का लाख रुपए कमाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका लाख रुपए लेके आप गरीबों में बांट दीजिएगा। चलिए एक एक पल के लिए थोड़ा सा हम सोच लेते हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हालांकि यही हो जाएगा, आर्थिक बराबरी क्या है? समानता का अधिकार में शामिल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस पे हम अलग से चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों मुकेश अंबानी का पैसा लेके हम सभी में इक्वल बांट देते हैं तो क्या होगा दोस्तों? जो गरीब है वो भी इक्वल हो जाएगा, जो मुकेश अंबानी है वो भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आज से फिर 1 साल बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? मुकेश अंबानी फिर से मुकेश अंबानी बन जाएगा और एक रिक्शा चालक ही रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा गेम जो दोस्तों है ना वो माइंडसेट का है, न कि पैसा को छीन के या बांट के इक्वल कर देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा कि किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता मिली? अब दोस्तों देखिए, एक्चुअली पेरिस का संधि के द्वारा दोस्तों उसको मान्यता मिली थी। ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा। और दोस्तों एक्चुअली जब इसका संसद का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो संसद के सर्वसम्मति से
प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने दोस्तों कौन? जॉर्ज वाशिंगटन बने, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा भारत में संप्रभु कौन है? अच्छा एक चीज देखिए दोस्तों, संप्रभु, संप्रभु एक वर्ड है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। संप्रभु का मतलब दोस्तों क्या होता है कि भारत पर किसी का अधिकार नहीं है, भारत हर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, बाहरी या आंतरिक मामलों के कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या है दोस्तों, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारत में संप्रभु कौन है दोस्तों? होता तो जनता ही है दोस्तों, लेकिन उसका जो संचालन होता है दोस्तों वो कौन करता है? वो संसद करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तारीख दाऊदी, ठीक है, तारीख दाऊदी। ठीक है, एक तो दोस्तों ये नाम से पता चल रहा है कि ये तारीख दाऊदी, जरूर कोई ना कोई मुस्लिम ही इसका ये किए होंगे, पुस्तक लिखे होंगे। तो दूसरा क्या है दोस्तों कि एक तो है कि अब्दुल्ला, दूसरा इसमें ख्वाजा नियमतुल्ला। तो अगर अगर आपको ऑप्शन से चूज करना हो, सपोज कीजिए आपको याद नहीं है तब चूज करना हो, तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, दो तो छट गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि आप इसमें से कोई एक टिक लगा के आ जाइएगा, लेकिन इसका जो रियल आंसर होगा दोस्तों अब्दुल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारीख दाऊदी, तारीख दाऊदी के अब्दुल्ला। ठीक है, यहां पे दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये एक्चुअली हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी वही चीज है दोस्तों जिस गैस से हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपका ऑप्शन कह रहा है पूरा नाम क्या है, तो यही हो जाएगा दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि ये दो गैसों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, एक चीज और दोस्तों कि इसमें ये जो गैस होता है ना, ये दोस्तों रंगहीन होता है और गंधहीन भी होता है दोस्तों। ना इसमें कोई रंग होता है, कलर होता है, और ना ही कोई स्मेल होता है। लेकिन फिर आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि अगर गंध नहीं होता है तो फिर महकता कैसे है? तो बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर ये नहीं महकेगा तो क्या होगा? गैस खुला रह जाएगा, और जब गैस खुला रह जाएगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा, और क्या होगा? आग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये महके इसलिए इसमें एक यौगिक मिलाया, सल्फर का एक यौगिक है दोस्तों, यहां हम लिख देते हैं सल्फर का एक यौगिक है, सल्फर का यौगिक है दोस्तों, यौगिक है जिसका नाम है दोस्तों मिथाइल मार्केप्टन। मिथाइल मार्केप्टन, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मिथाइल मार्केप्टन का दोस्तों जो स्मेल होता है ना, बहुत ही गंदा होता है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि सड़ा हुआ मछली का गंध जैसे आता है। ठीक है, कैसा आता है दोस्तों? सड़ा हुआ मछली की तरह। आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि सड़ा हुआ मछली का स्मेल कितना गंदा होता है, सेम उसी तरह गैस का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा दोस्तों कि बिहार में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिहार में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो की गई पटना में, लेकिन कब किया गया? तो 1952 में किया गया दोस्तों, 1952 ईस्वी में। ठीक है, और जहां तक मुझे पता है कि लेटेस्ट जो नगर निगम बना है वो आई थिंक सहरसा है, सहरसा है, 2022 में बना है, सहरसा 2022 में बना है दोस्तों, और 6 पंचायतों को मिला के दोस्तों बना है। ठीक है, और 40 आई थिंक 40 वार्ड है नगर निगम में। ठीक है, चलिए हाँ एक और क्वेश्चन कि बिहार में दोस्तों, बिहार में पूछ देगा कि टोटल नगर निगम, अब बताइए दोस्तों बिहार में टोटल नगर निगम कितना है? तो अब 19 हो गया है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत है? ये ज्यादा नहीं पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है। अब बताइए, कहा है कि इसमें ऑप्शन दे दिया बिहार, हरियाणा, सिक्किम और तमिलनाडु। कहा कि किस राज्य में सबसे कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत है, मतलब सबसे कम पूछ रहा है। तो इन 4 गो ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों ऑप्शन में आपका क्या है, सबसे कम पूछ रहा है। तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो बिहार का कितना है दोस्तों, 7.84% है। हरियाणा का दोस्तों 3 आई थिंक 3.63% है। एक मिनट दोस्तों, बिहार का आपका हो गया दोस्तों 7.8%, हरियाणा का हो गया दोस्तों 3.63% और तमिलनाडु का हो गया आपको 20%, 20.21%। और सिक्किम का दोस्तों हो गया टोटल सबसे ज्यादा होता है 47.21% लगभग होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बिहार का इसमें 7.8% है और हरियाणा का 3.6% और सिक्किम का 47.23%। अगर ज्यादा पूछता दोस्तों तब यहाँ टिक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब पूछा आपसे क्या है, कम। अब कम पूछा है दोस्तों, तो इसमें सबसे कम कौन सा हो जाएगा, 3.63, जो कहाँ का है, हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, मतलब वो भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है? ठीक है, आप लोग बता सकते हैं क्या? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है और 2009 में भी इसके लिए कुछ किया गया है। देखिए इनमें से कौन सा जीव है, तो जीव का बात किया दोस्तों। अब देखिए जीव कौन सा है जो केवल भारत में पाया जाता है। आपको पता है दोस्तों, इसमें जो है वो गंगा डॉल्फिन जो है दोस्तों, वो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, वो कहीं नहीं पाया जाता है। और 2009 में दोस्तों इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसको, गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों। कब, 2009 में। ठीक है, अब एक चीज और पूछ देता है दोस्तों कि गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम पूछ देगा, वैज्ञानिक नाम क्या है? तब आपको यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम बताइए, वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, तब आपको क्या कहना होगा, प्लाटानिस्टा, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, गैंगेटिक। ये डीएलएड के इंट्रांस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। कब लागू किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, कब किया गया था, 2009 में। और भारत में केवल पाया जाने वाला जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें कंजर्वेटिव दिया हुआ है, लिबरल दिया है, डेमोक्रेटिक दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। अच्छा इसमें जो दोस्तों है, इसमें हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव का ही मानना था दोस्तों कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कहा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख एक प्रमुख लौ अयस्क खदान है, कहाँ का है? आप लोग नाम सुने होइएगा दोस्तों कुद्रेमुख, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है कुद्रेमुख, और इसको याद करने का थोड़ा सा टेक्निक भी है। एक तो है कि कुद्रेमुख कहाँ का लौ अयस्क है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्नाटक। दूसरा याद कैसे कीजिएगा, क से दोस्तों कुद्रेमुख और क से कर्नाटक। ठीक है, तो अब पता चल गया आपको कुद्रेमुख कहाँ का है दोस्तों, कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है?
ठीक है, आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया, कौन सा धारा है? ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा धारा है? धारा 342 है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? धारा 342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये तो बीपीएससी का दोस्तों, डीएलएड का, बिहार के लगभग एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे 4-5 क्वेश्चन आता है जो हम आपको अभी बताते हैं। चलिए देखिए, कहा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? और दोस्तों सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, और खान अब्दुल गफार खान को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक एक आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक है, कौन सा? देखिए यहां पर लिख देते हैं, 1929 में खुदाई खुदाई खिदमतगार खिदमतगार आंदोलन स्टार्ट किए थे दोस्तों। ठीक है, कौन किए थे? खान अब्दुल गफार खान। और उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। और जो ये 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो शुरू किए थे दोस्तों, वो भी गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित होकर स्टार्ट किए थे। ठीक है, और 1987 ईस्वी में दोस्तों, 1987 ईस्वी में 1997 में दोस्तों, सॉरी 1987 में इनको भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कौन सा दोस्तों? भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न। ठीक है, कब दिया गया? 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, कहा कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? अच्छा पहले ये बताइए कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे? पता है आप लोग को? नीति आयोग को दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। ठीक है, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ना दोस्तों, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। योजना आयोग, उसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1950 में हुआ था। ठीक है, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने दोस्तों 2014 में, ठीक एक साल बाद नहीं, मतलब कुछ दिन बाद किया, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। अगर अभी आपसे पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो आपको कहना है प्रधानमंत्री। या आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री हो जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 जनवरी 2015। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? देखिए संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के सूची से उसको हटा दिया गया, और कहां डाला गया? कानूनी अधिकार में, विधिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि कहीं से लोग संपत्ति को अर्जित कर लेता था और पता नहीं चलने देता था गवर्नमेंट को, तो क्या किया गवर्नमेंट इस चीज को, क्या किया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर और कानूनी अधिकार डाल दिया कि गलत तरीके से अगर पैसा कमाएंगे तो जेल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया? तो दोस्तों ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और डाला कहां गया दोस्तों? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। भाग 12 के अनुच्छेद
भाग 12 के दोस्तों अनुच्छेद 300 क में डाला गया। किसमें? 300 क में, 300 क में डाला गया। ये ध्यान रखिएगा। पूछ देता है कि जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाला गया तो किस भाग में डाला? तो भाग 12 में। पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 300 क में। ठीक है। पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अब देखिए, हम लोग अगर पढ़े हो कभी विविध, ठीक है, तो उसमें एक दिया रहता है कि विश्व में जो है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा ना, एक मेघालय राज्य है हमारा, मेघालय, और वहां का ही एक जगह है मासिनराम। मासिनराम, कहीं इसी को दे दिया रहता है मौसिनराम। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये मासिनराम जगह पे दोस्तों विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो कितना होता है? लगभग दोस्तों 1141 सेंटीमीटर के पास होता है दोस्तों। ये बहुत हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कहा कि खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अब देखिए, जो उनके गठन के लिए लेते हैं, वर्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो आप एक चीज देख लीजिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्तों, कैसे बनता है। देखिए, हजारों लाखों साल पहले, ठीक है दोस्तों, हजारों लाखों साल पहले इतना जीव जंतु नहीं था, पेड़ पौधा बहुत थे, जीव जंतु थे, और उसी क्रम में दोस्तों कुछ बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, चक्रवात के कारण, या कोई और रीजन के कारण क्या हुआ कि बहुत सारा पानी या जमीन के दलदली होने के कारण वो सारा पेड़ पौधा, जीव जंतु क्या किए? वो जमीन के अंदर दब गए। ठीक है, और जमीन के अंदर दब गए दोस्तों, और उस पर एक मोटा लेयर बन गया। अब देखिए, उसके अंदर ना तो ऑक्सीजन जा सकता है, और सोचिए कि वो एक्चुअली क्या है दोस्तों कि वो उसके अंदर गर्मी जा रहा है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, लेकिन उसमें क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और उसके ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण दोस्तों वो क्या है, धीरे धीरे रिस के क्या होता है दोस्तों, वो ईंधन बनता है। ठीक है, और वही ईंधन दोस्तों जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो उसमें लगभग आप सोच लीजिए दोस्तों कितना वर्ष लगेगा, सैकड़ों वर्ष छोड़ दीजिए, हजारों वर्ष छोड़ दीजिए, लाखों वर्ष लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग नहीं होता है तो यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों। ठीक है, आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी टॉपिक आप लोग को लगता है कि नहीं किसी टॉपिक पे और क्लास लेना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और ये लगभग सीरीज दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कब, जब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आगे कीजिए, तो इस चीज को हम आगे करेंगे। बाकी वर्मा जी चैनल को, आपके वर्मा जी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद।